तवा मत्स्या संघ। So when dams are built or forests are declared sanctuaries for animals, thousands of people are displaced. तो क्या होता है कि हमने देखा है डैम्स वगैरह बनते हैं। डैम क्या होता है कि जब मान लो किसी पानी को, मान लो ये नदी जा रही है और इसके ऊपर यहाँ एक स्ट्रक्चर बिल्ड कर दिया जाता है ताकि जो पानी है उसको रोका जा सके, यहाँ पे एक रिजर्वोयर बनाया जा सके और इस पानी को आगे रेगुलेट किया जा सके कि भाई जितनी जरूरत है उतना ही आगे पानी छोड़ा जाता है। तो आई होप कि आपको पता होगा डैम क्या होता है, राइट। इस तरीके से पानी को स्टोर करने के लिए नदी के ऊपर बांध बनाए जाते हैं। तो जब भी इस तरीके से बांध बनाए जाते हैं, हमें पता है कि भाई ऐसे तो बन नहीं जाएगा, कोई नदी बह रही है उस पर आप ऐसे तो कुछ भी स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, यू नीड प्लेस फॉर दैट। तो जब भी बांध बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं, तो बहुत ही बड़ा इलाका जो है वो पानी में डूब जाता है, राइट। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है और पीछे पानी स्टोर होने वाला है, तो वो स्टोर कैसे होगा? जब यहाँ का जो भी पेड़ थे, पौधे थे, क्या होगा, धीरे धीरे करके वो सब यहाँ पे डूब जाएगा और इस स्ट्रक्चर के पीछे वो पानी जो है पूरा स्टोर हो जाता है। तो डैम्स की वजह से बहुत सारे पेड़ पौधे, जानवर, लोग जो वहां पे रह रहे थे उन सबको डिस्प्लेस होना पड़ता है। पेड़ पौधे तो डूब ही जाते हैं, जानवर कुछ डिस्प्लेस हो जाते हैं और जो इंसान वहां पे रह रहे थे उन्हें भी डिस्प्लेस होना पड़ता है। डिस्प्लेस मतलब कि वो जगह छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ता है, राइट। इसी तरीके से जब किसी फॉरेस्ट को सेंचुरी जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, सेंचुरी क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव प्लेस है कि मान लो कोई जंगल है, अगर उसको, इस एरिया को सेंचुरी घोषित कर दिया गया है कि दैट नाउ दिस इज अ सेंचुरी। नाउ व्हाई दे आर मेकिंग दिस अ सेंचुरी? बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट द एनिमल एंड द वेजिटेशन इन दिस एरिया। कि जो भी जानवर है, मान लो कोई पर्टिकुलर स्पीशीज का जानवर यहाँ पे पाया जाता है या फिर पेड़ पौधे हैं जिन्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि उन्हें जो पेड़ वगैरह काटते हैं वो लोग काटे ना, जो एनिमल्स हैं उन्हें हंटर्स जो हैं वो मारे ना। तो इस तरीके से उन सभी चीजों से बचाने के लिए, किसी एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको सेंचुरी घोषित कर दिया जाता है। और बहुत सारी एक्टिविटीज जो हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती हैं, जैसे कि हंटिंग रिस्ट्रिक्ट हो गई कि भाई जंगलों में जो सेंचुरी है वहां के जंगलों में तुम हंटिंग नहीं करोगे, कोई भी पेड़ वगैरह नहीं काटोगे, कोई डिफॉरेस्टेशन जो है बड़े लेवल पे नहीं करोगे। तो इस तरीके से मतलब बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उन पर रोक लगा दी जाती है। और इसी वजह से क्या होता है, जो इस एरिया में लोग रहने वाले होते हैं, मान लो यहाँ कोई छोटा मोटा कोई गांव है, कोई बस्ती सी है जिसमें ट्राइबल पीपल्स रह रहे थे, ठीक है, तो क्या होता है कि उन लोगों को भी बोला जाता है कि भाई तुम यहाँ से जाओ, या फिर उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। जंगलों में जो लोग रह रहे होते हैं उनकी जो पूरी लाइफ है वो जंगलों पे ही निर्भर होती है। वो सब कुछ जो भी है, खाना पीना सब कुछ जो है वो जंगलों से ही करते हैं। और अगर ऐसे में अगर किसी प्लेस को सेंचुरी घोषित कर दिया जाएगा और बहुत सारी एक्टिविटीज पर रोक लगा दी जाएगी, तो इन लोगों का जो जीवन है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, बिकॉज दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन दिस फॉरेस्ट। तो इन लोगों को भी एक तरीके से मजबूर होना पड़ता है अपना जंगल छोड़ के जाने के लिए। तो लोगों को ऐसे टाइम में जब डैम्स वगैरह बनते हैं या फिर जब फॉरेस्ट को सेंचुरीज डिक्लेयर कर दिया जाता है, उस टाइम पे लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। Whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. तो जो पूरी बस्ती थी, जो बसे बसाए गांव थे, वो उजड़ जाते हैं, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे कोई बस्ती थी, कोई गांव था, नाउ पीपल हैव टू मूव टू समवेयर एल्स, कि भाई तुम अब यहाँ नहीं रह सकते, यहाँ पे तुम पेड़ पौधे जो है वो नहीं तोड़ोगे, या फिर मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज पे रोक लगा दी जाती है, तो इनको दूसरे उसमें जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि तुम जाओ और कहीं और घर बनाओ। अब बताओ कि यहाँ पे सदियों से ये लोग रह रहे थे, इनके दादा परदादा सब यहीं पे रहे हैं, इनके घर हैं यहाँ पे, इनकी जमीनें हैं यहाँ पे, इनके जानवर हैं यहाँ पे। तो अगर ऐसे में इनको कहीं और जाने के लिए कहा जाएगा तो क्या इनके लिए आसान होगा? नहीं होगा, बिल्कुल, राइट। इसी तरीके से जब डैम बनते हैं तो पूरे गांव के गांव जो है वो पानी में समा जाते हैं, डूब जाते हैं। अब जिन लोगों के घर उसमें डूब जाएंगे उन लोगों के लिए कितनी दिक्कत होगी। उनकी भी वहां पे जमीनें थी, उनका भी वहां पे प्रॉपर बिजनेस वगैरह चल रहा था, मतलब उनकी जिंदगी अच्छे से बसी हुई थी वहां पे, वो लोग भी बहुत टाइम से वहां पे रह रहे थे। बट नाउ बिकॉज अ डैम इज बीइंग बिल्ट एट दैट प्लेस, दे हैव टू मूव टू सम अदर प्लेस। इन अर्बन एरियाज टू, बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड। और कभी कभी क्या होता है कि ये सिर्फ हम गाँव की बात नहीं कर रहे हैं कि गाँव में बहुत सारी वजह से जो बस्तियां वो उजड़ जाती हैं, इसके अलावा अर्बन एरियाज में भी, जो शहरी इलाके हैं वहां पे भी, जहाँ पे बस्तियां होती हैं, जहाँ पे गरीब लोग जो है रह रहे होते हैं, कभी कभी वो भी उजड़ जाती हैं, अपरूट हो जाती हैं।
सम ऑफ देम आर लोकेटेड टू एरियाज आउटसाइड द सिटी। तो कुछ ऐसी बस्ती होती हैं जो कि अर्बन एरिया से बाहर होती है, मतलब सिटी से बाहर होती हैं, राइट। Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from the outskirts of the city to these locations. अब क्या होता है कि पहले जो बस्तियां थी वो शहर के बीच में थी, राइट। अब उनको शहर के बीच से हटा के कहाँ कर दिया गया, आउटस्कर्ट्स पे कर दिया गया। मतलब पहले जो गरीब लोग थे, जो बस्ती थी पुअर पीपल की, वो कहीं बीच में थी, बट नाउ अब उसको रीलोकेट कर दिया किसी दूसरे इलाके में, शहर से बाहर आउटस्कर्ट्स में कर दिया। अब इतने, अगर वो शहर से इतना दूर हो जाएंगे कि सारी फैसिलिटीज तो शहर के बीच में मिलती हैं, बताओ कोई बाउंड्री में कोई फैसिलिटीज थोड़ी होती हैं, तो इन लोगों के बच्चे जो हैं उनको स्कूलिंग वगैरह प्रॉपरली नहीं मिल पाएगी, राइट। इनको काम ढूंढने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में ही सारा काम मिलता है, तो इनके घर से जो है काम बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। इनके बच्चे जो हैं वो उनके स्कूलिंग के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस हो जाएगा, तो इस वजह से इनकी लाइफ जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाएगी। अब ये जो प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट की, कि लोगों को एक प्लेस से हटा के दूसरे प्लेस में शिफ्ट करने को कहा जाता है, ये प्रॉब्लम बहुत ही बड़ी है हमारे देश में, और लोगों ने टाइम टू टाइम इस चीज के खिलाफ आवाज भी उठाई है। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। कि लोग क्या करते हैं, ज्यादातर अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा होता है, उनके घर अगर उजड़ रहे होते हैं, अगर उन्हें रिलोकेट करने के लिए कहा जाता है, तो वो लोग एकजुट हो जाते हैं और इस चीज के खिलाफ आवाज उठाते हैं। There are several organizations across the country fighting for the rights of the displaced. तो बहुत सारी ऐसी organizations हैं हमारे देश में जो कि उन लोगों के हक के लिए काम कर रही हैं जिन्हें डिस्प्लेस कर दिया गया। अब देखो होता क्या है कि भाई पहले कोई मस्त अपनी जिंदगी बिता रहा था किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे उनके, मतलब वो सदियों से वहां पे रहते आ रहे हैं, उन्होंने अपने दादा परदादा सबको वहां देखा है कि भाई वो वहीं पे रहते आ रहे हैं, उनके घर हैं वहां पे, उनका बिजनेस है, सब कुछ है। अब उनको बोला जा रहा है कि भाई आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के किसी दूसरे इलाके में, एक नए इलाके में आप बस जाओ, जहां पे आपको कोई नहीं जानता, जहां आपको एक तरीके से फॉरेनर की तरह ट्रीट किया जाएगा। कि जब ये लोग अपना जगह छोड़ के दूसरे जगह पे जाएंगे तो वहां के लोग जो हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि इन नए लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते। उनको कहते हैं कि तुम तो अपने जगह जाओ, तुम हमारे यहाँ पे क्यों आ गए, अपने शहर जाओ, अपने गाँव जाओ। तो इस तरीके से उन्हें बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन भी फेस करना पड़ता है, जो डिस्प्लेस हुए लोग होते हैं। और ये भी होता है कि जिस जगह पे उन्हें डिस्प्लेस किया गया है, वहां पे ज्यादातर क्या होता है, वहां पे फैसिलिटीज ही नहीं होती। भाई पानी की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, बच्चों की स्कूलिंग की दिक्कत है, मतलब बहुत सारी जो फैसिलिटीज जो है वो उन्हें उस रिलोकेटेड एरिया पे नहीं मिल पाती। तो इसी चीज के लिए, इसी चीज के खिलाफ बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो आवाज उठाती हैं कि तुमने डिस्प्लेस तो कर दिया, पहली बात तो डिस्प्लेसमेंट ही गलत है, और अगर तुम डिस्प्लेस भी कर रहे हो तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइड कराओ, उनको प्रॉपर कंपनसेट करो। उन्होंने जो भी कुछ खोया है उसको प्रॉपर कंपनसेट करो, उसके लिए पैसे दो, उन्हें प्रॉपर जगह दो, फैसिलिटीज दो। In this chapter, we will read about the Tawa Matsya Sangh, a federation of fisher workers cooperatives, an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in Madhya Pradesh. तो ये जो सेक्शन है बेसिकली, इससे हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम तवा मत्स्या संघ के बारे में पढ़ेंगे। तवा मत्स्या संघ क्या है, देखो नाम से ही पता चलेगा। मत्स्या, मत्स्या मतलब क्या होती है, मछली होती है, और संघ मतलब क्या होता है, एक ग्रुप, एक कॉपरेशन। तो ये जो तवा मत्स्या संघ है, ये फिशर वर्कर्स का कॉपरेटिव है, ठीक है। जो मछली वगैरह पकड़ते हैं, जो मछली का पालन करते हैं, उनकी ये एक कॉपरेटिव है, उनका एक संघ है, और ये लोग उन डिस्प्लेस लोगों के हक के लिए काम करते हैं, जिसे कि सतपुरा फॉरेस्ट से डिस्प्लेस कर दिया गया था, जिन्हें कि सतपुरा फॉरेस्ट, जो मध्य प्रदेश का सतपुरा फॉरेस्ट है, वहां से किसी दूसरी जगह पे भेज दिया गया था, डिस्प्लेस कर दिया गया था, राइट। तो उनके हक के लिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लड़ती है। Originating in the Mahadev Hills of Chhindwara district, the Tawa flows through Betul before joining the Narmada in Hoshangabad. तो ये जो बात हो रही है, ये कहाँ की हो रही है, छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की हो रही है। और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के महादेव हिल से तवा जो रिवर है वो बहती है, और ये जो तवा नदी है ये बैतूल से होते हुए होशंगाबाद में नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है। तो ये जो तवा नदी थी, इस पर एक डैम बनना स्टार्ट हुआ 1958 में। तो 1958 में ये स्टार्ट हुआ था और 1978 में ये खत्म हुआ। लगभग 20 साल इस डैम को बनने में लग गए। It submerged large areas of forest and agricultural land.
मैंने आपको बताया था कि जब भी डैम वगैरह बनते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा जो एरिया है वो पानी में समा जाता है, सबमर्ज हो जाता है, डूब जाता है। तो इसी तरीके से जब तवा डैम बना तो वहां का जो बहुत ज्यादा एरिया था, जो फॉरेस्ट थे, जो एग्रीकल्चरल लैंड थी, वहां के लोग जिस जमीन पे खेती बाड़ी करते थे, तो वो जमीन जो है वो पानी में डूब गई। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विद नथिंग। जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, जो जंगलों में रहते थे, जिनकी जो जिंदगी है पूरी तरीके से जंगलों पर निर्भर करती थी, अब उनके पास कुछ नहीं बचा था। क्यों? क्योंकि उनका जो जंगल है वो पानी में डूब चुका था। Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their meager farms found a livelihood in the fishing. तो बहुत सारे जो लोग थे, जो डिस्प्लेस हुए थे, उनमें से कुछ लोग जो है वो जो रिजर्वायर बना था, मैंने आपको बताया था ना कि जब डैम बनता है तो एक रिजर्वायर बनाया जाता है। रिजर्वायर मतलब जहां पे पानी जो है स्टोर किया जाता है, इकट्ठा होता है, राइट। तो उस रिजर्वायर के आसपास जाके लोग जो हैं कुछ सेटल हो गए और जो थोड़ा बहुत फार्म वगैरह वो करते थे, जो थोड़ी बहुत खेती करते थे, उसके साथ साथ उन्होंने इस रिजर्वायर में फिशिंग भी करनी स्टार्ट कर दी, मछली पालन जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। बट उनकी जो इनकम थी वो बहुत ही कम होती थी। In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa Reservoir to private contractors. But 1994 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने ये जो राइट था फिशिंग करने का वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया, प्राइवेट कंपनीज को दे दिया कि अब वो इस रिजर्वायर में आके मछली पालन कर सकते हैं। These contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. और इन कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया, यहाँ के जो लोकल लोग थे उन्हें भगा दिया कि तुम जाओ, यहाँ पे मछली मत पकड़ो, यहाँ पे ये काम मत करो, यहाँ हम काम करेंगे। और दूसरे इलाके से वो लोग लेबर्स लाने लगे, राइट। अगर वो इन्हीं लोगों को जो डिस्प्लेस हुए थे, अगर इन्हीं लोगों को एज लेबर यूज करते तो भी थोड़ा बहुत ऐसा था कि इनको मदद मिल जाती। बट फिर भी इन्होंने क्या किया कि किसी दूसरे से इलाके से इन लोगों ने लेबर बुलाई और यहाँ के जो लोग थे रिजर्वायर के आसपास जो पहले रह रहे थे, जो डिस्प्लेस होकर आए थे, तो उनको एकदम हटा दिया, भगा दिया गया कि भाई तुम यहाँ नहीं करोगे ये काम। The contractors began to threaten the villagers who did not want to leave by bringing in hoodlums. तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये उन लोगों को डराने लगे, धमकाने लगे जो कि इस जगह को छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, राइट, जो कि यहाँ पे मछली पकड़ना स्टॉप नहीं करना चाहते थे। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करता था, हुडलम्स को भेजता था। हुडलम क्या होते हैं, जैसे नहीं किसी पर्सन को भेज देते हैं, कोई गैंगस्टर टाइप होता है, डॉन टाइप नहीं होता, जैसे कि किसी बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि जाओ इन लोगों को यहाँ से हटाओ, गांव वालों को हटाओ, तो वो हो गया हुडलम। हुडलम मतलब कि कॉन्ट्रैक्टर जिस बंदे को इनको हटाने के लिए भेज रहा है, जो गुंडा है, किसी गुंडे को जो है कॉन्ट्रैक्टर्स भेजते थे इन विलेजर्स को हटाने के लिए। The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. अब जो विलेजर्स थे वो परेशान हो गए थे, भाई पहले उनका जो फॉरेस्ट था जहाँ पे उनकी जिंदगी चलती थी, पहले तो वो डैम के चक्कर में डूब गई, राइट। उसके बाद वो जैसे तैसे उन्होंने अपनी वापस से जिंदगी को संभालना चाहा, वापस से नए तरीके से जिंदगी स्टार्ट करनी चाहिए। वहां पे खेती के साथ साथ थोड़ा बहुत फिशिंग भी वो लोग करने लगे। तो गवर्नमेंट ने प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को राइट दे दिया फिशिंग का। और वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे कि भाई तुम भी गांव वाले भी कर लो और हम भी फिशिंग कर लें यहाँ पे, ऐसा भी कर सकते थे, राइट, कि कुछ जगह उनको दे दी कि तुम यहाँ फिशिंग कर लो और कुछ जगह प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ले ले। बट जो भी है, क्या हुआ कि जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो लोगों को परेशान करने लग गए कि तुम जाओ यहाँ से, विलेजर्स को एकदम रोकने लग गए फिशिंग से। अब विलेजर्स ने अल्टीमेटली क्या हुआ, परेशान होकर उन्होंने एकजुट होकर ये सोचा कि भाई अब समय आ गया है कि हम अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, एकजुट हो जाएं और अपने राइट्स के लिए लड़ें, अपने हक के लिए लड़ें। और जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाई उसका नाम क्या रखा, तवा मत्स्य संघ, राइट। तवा नदी का नाम हो गया, मत्स्य संघ मतलब ये फिशर वर्कर्स थे, ये मछली पालन करते थे, मछली का काम करते थे, राइट, मछलियां पकड़ते थे। तो जब नया नया तवा मत्स्य संघ जो है वो बना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैलीज ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट की, उन्होंने चक्का जाम किया। चक्का जाम मतलब रोड ब्लॉकेट किया, कि रोड को ब्लॉक कर दिया कि कोई भी गाड़ी वहां से आ जा नहीं सकती, कोई नहीं जा सकता। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी डिमांड्स को रखने के लिए, उनकी डिमांड क्या थी कि भाई हमें भी रिजर्वायर में फिशिंग करने दिया जाए। तो अपनी इस डिमांड को रखने के लिए उन्होंने रैलीज एंड चक्का जाम जो है वो किया। अब इस प्रोटेस्ट को होते हुए देखकर गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई इस इशू को पूरा देखने के लिए कि भाई आखिरकार मसला है क्या। और कमेटी ने इस पूरे इशू को देखा, छानबीन की, समझा क्या मुद्दे हैं। और कमेटी ने रिकमेंड किया कि
जो विलेजर्स हैं उन्हें भी फिशिंग राइट्स जो हैं वो दे देने चाहिए अपनी लाइवलीहुड के लिए। भाई उनका भी तो जीवन है, उनकी भी आजीविका को चलाने के लिए जो विलेजर्स हैं उन्हें भी फिशिंग राइट्स, रिजर्वर में फिशिंग मछलियां पकड़ने का जो राइट है, हक है, वो दे देना चाहिए। और 1996 में क्या हुआ, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड किया कि वो उन लोगों को जो कि तवा डैम की वजह से डिस्प्लेस हो गए थे तो उनको भी रिजर्वॉयर में फिशिंग राइट्स जो हैं वो दे दे। तो 1996 में गवर्नमेंट ने राइट्स दे दिए। अ 5-year लीज एग्रीमेंट वो साइन 2 months लेटर, और लगभग 5 साल का एक लीज एग्रीमेंट जो है वो इसके 2 महीने बाद ही जब ये डिक्लेयर किया गवर्नमेंट ने कि वो दे देंगे राइट, तो उसके 2 महीने बाद एक 5-year लीज एग्रीमेंट जो है वो, लीज मतलब क्या होता है, एक तरीके से रेंट पे देना होता है, तो 5 साल का एक तरीके से रेंट एग्रीमेंट हुआ। और on January 2, 1997, people from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch. तो उसके बाद क्या हुआ, 1997 में 2 जनवरी को जो 33 विलेजेस के जो लोग थे राइट, उन्होंने एक साथ जो है अपना नया साल फर्स्ट कैच के साथ स्टार्ट किया, मतलब मछलियां पकड़ के स्टार्ट किया। अब जब ये टीएमएस बना, तवा मत्स्य संघ बना, उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों की अर्निंग्स जो हैं, विलेजर्स की अर्निंग्स जो हैं वो सब्सटेंशियली बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो कॉपरेटिव्स होती हैं वो म्यूचुअली एक साथ सब लोगों को फायदा पहुंचाती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो काम है वो और ज्यादा ऑर्गेनाइज हो जाता है। अब क्या होता था कि जो लोग मछलियां पकड़ते थे उनकी मछलियां कॉपरेटिव जो है वो खरीद लेते थे, ठीक है, अच्छे दाम पे खरीदते थे, फेयर प्राइस पे खरीदते थे, ऐसा नहीं कि बहुत कम दाम दे रहे हैं मछलियों का। फिर कॉपरेटिव जो है उसने तो विलेजर से मछली खरीद ली, और कॉपरेटिव कुछ नहीं है, लोगों का ग्रुप ही है राइट, कि कुछ लोगों को एक तरीके से कुछ लोग जो है इकट्ठा हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो सारा काम है वो एक साथ करेंगे। तो कॉपरेटिव क्या करती थी, वो मछली खरीदती थी और उसको बेचने के लिए ट्रांसपोर्ट वगैरह का अरेंजमेंट करती थी, ताकि जो विलेजर्स हैं उन्हें मछली बेचने की दिक्कत ना हो राइट। उन्हें पता है कि हम कॉपरेटिव को बेच देंगे और कॉपरेटिव आगे उसे मार्केट में पहुंचा देगी। तो कॉपरेटिव्स क्या करते थे, ट्रांसपोर्ट की सारा बंदोबस्त करते थे कि मछलियों को आगे मार्केट तक पहुंचाना और उनको मार्केट में बेच देते थे एक अच्छे दाम पर। दे हैव नाउ बिगिन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। अब लगभग पहले जितना भी वो कमाते थे उससे लगभग 3 गुना ज्यादा अब जो लोग थे वो कमा पा रहे थे। एंड टीएमएस इज आल्सो बिगिन गिविंग फिशर वर्कर्स लोन फॉर रिपेयर एंड द बाइंग ऑफ न्यू नेट। अब धीरे धीरे करके टीएमएस जो है वो लोगों को और ज्यादा मदद पहुंचा रहा था। टीएमएस ने क्या किया कि अब वो फिशर वर्कर्स को लोन्स भी देने लग गया, ताकि उनकी जो नेट्स वगैरह हैं उनको रिपेयर करने के लिए लोग पैसा अरेंज कर सके राइट। तो उनको रिपेयर कराने के लिए भी लोन टीएमएस देने लग गया। तो टीएमएस की वजह से क्या हुआ, लोग अच्छी इनकम अर्न करने लग गए, हायर वेजेस हो गई, और साथ ही साथ मछली जो है वो भी प्रिजर्व रह रही है। वहां पे मछलियां जो है ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते हैं, अंधाधुंध होकर सारा काम करते हैं, उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, बट जो वहां के रहने वाले हैं वो नेचर का ख्याल रखते हैं राइट। तो रिजर्वॉयर में फिश जो है वो प्रिजर्व भी हो रही हैं, जो विलेजर्स हैं वो अच्छा कमा भी रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ, टीएमएस ने ये एक तरीके से प्रूव कर दिया कि जब लोगों को उनके लाइवलीहुड का हक दिया जाता है, जब उनको जीने का, उनके आजीविका का हक दिया जाता है, तब वो एक अच्छे मैनेजर्स बन सकते हैं। Why they are saying that people can be a good manager? Because now they are managing that reservoir, managing their work very finely. अब वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रहे हैं। अब उनके जो फिशर वर्कर्स हैं, टीएमएस के जो फिशर वर्कर्स हैं, वो अच्छा कमा रहे हैं, फिशेस भी प्रिजर्व हो रही हैं, उनको ज्यादा टेंशन भी लेने की जरूरत नहीं पड़ रही मार्केटिंग वगैरह की, कि जो कॉपरेटिव है वो, उन्हें पता है कि कॉपरेटिव मार्केट में जाके उनकी मछलियां जो है आराम से बेच देगा, कोई उन्हें दिक्कत नहीं आएगी। तो कॉपरेटिव जो है वो हमेशा लोगों को मदद करते हैं उनकी इनकम बढ़ाने में, उनका काम और ज्यादा अच्छा करने के लिए। क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगेंस्ट इनइक्वालिटी। तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग इनइक्वालिटी को रोकने के लिए प्रोटेस्ट वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं, बट बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें कुछ स्किल्स वगैरह होती है। मतलब मान लो कोई लेखक है तो वो अपने बुक्स के मदद से, अपने राइटिंग्स के मदद से इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाता है। किसी की वॉइस अच्छी है, कोई गाना गाता है, तो अपने गाने के थ्रू जो है इक्वालिटी को सपोर्ट करता है। और अगर कोई डांस वगैरह अच्छा करता है तो वो अपने डांस के थ्रू लोगों का अटेंशन जो है किसी अन्याय की तरफ आकर्षित करने का कोशिश करता है। तो इस तरीके से लोग पोएम्स का, सॉन्ग्स का, इन सब का यूज करते हैं इनइक्वालिटी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राइट।